नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? मेरे ख्याल से मजे में होंगे क्योंकि बढ़िया से तैयारी चल रही है और बढ़िया से एंजॉय करते हुए आप सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। जीवन में मजे सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी पढ़ाई के साथ मजे तो शानदार काम है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बिना किसी देरी, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? किस यात्री ने या ट्रेवलर ने अपने उल्लेख में, है ना, इंस्क्रिप्शन में खजुराहो टेम्पल के बारे में बताया है? तो उसका नाम बताइए। इब्ने तोता, अलबरूनी, फाहियान, मेगस्थनीज, है ना, इनमें से कौन है आपका पसंदीदा सिक्स? कृपया आंसर दें। मेगास्थनीज के बारे में तो आप सभी जानते हो कि भैया हिंदी का लिखने वाला ये कैसे आएगा, है ना। वैसे भी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और मौर्यकालीन है ना। ये फाहियान वगैरह आएंगे ही नहीं, अलबरूनी ये आपका आएगा ही नहीं। ये सभी उस समय के हैं जब आक्रमण हो रहे थे, महमूद गजनबी आक्रमण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका बचता है इब्ने तोता। इब्ने तोता के बारे में कहा जाता है कि भैया इसने क्या किया, ये सबसे पहले एमबीटी के शासनकाल में आया। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, टाइम पीरियड में आया। और इसने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी एमबीटी ने, नहीं सॉरी, इब्ने तोता ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था सफरनामा। बुक का नाम क्या है? सफरनामा, है ना। सफरनामा में इन्होंने वर्णन किया है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल का इन्होंने उल्लेख किया है, वर्णन किया है, किसमें? सफरनामा में, है ना। तो ये इब्ने बतूता के बारे में एक चीज और याद रखना, ये मोरक्को का था। मोरक्को का था ये। म, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मोरक्को? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। 1535 ईस्वी में मंसूर का युद्ध, मतलब बेटल ऑफ मंसूर, किस किस के मध्य हुआ था? ये आपको मालूम होना चाहिए। हुमायूं, बहादुर शाह, शेर शाह, बहादुर शाह, बाबर, बहादुर शाह, अकबर, बहादुर शाह। देखो, ये जो बेटल हुआ था 1535 की बात चल रही, मतलब सीधी बात है 1206 से लेके 1526 तक, मतलब दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर स्थापना होती है। और 1526 मतलब पानीपत की जो फर्स्ट बेटल होती है, इसके बाद इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर द्वारा किसकी शुरुआत हो जाती है? मुगल काल की या मुगल वंश की। और मुगल वंश चलता है आपका 1857 की क्रांति तक। तो ध्यान रखना, ये आपका दिल्ली सल्तनत चला, ये आपका मुगल काल चला। तो ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? आपके मुगल काल के टाइम पीरियड की बात हो रही है। आपके जहन में रखना चीजें, है ना। तो किस किस के बीच में हुआ था, तो मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहले जो युद्ध हुआ, ये हुआ था आपका मंसूर का युद्ध। ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर आपकी अफीम वगैरह पाई जाती है, वो वाली फैक्ट्री भी वहां पर देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना, ये हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हुआ था। बेसिकली ये युद्ध हुआ था मालवा को कब्जे पर लेकर, क्योंकि बहादुर साहब ने, ये बेसिकली गुजरात का शासक था, लेकिन इसने मालवा पर कब्जा कर लिया था। मालवा पर कब्जा करने के कारण बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया और फिर अपना आधिपत्य मालवा पर स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बटिया बटियागढ़ अभिलेख दमोह में है। ये ध्यान रखना, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटियागढ़ अभिलेख मिलता है? तो दमोह में। डबल क्वेश्चन मिल रहा है आपको, है ना। अभिलेख किस वंश, मतलब किस डायनेस्टी का बारे में वर्णन करता है? मुगल वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत में 5 वंश रहे। कितने? मैं आपको बता दूं, दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें 5 वंश रहे हो, और कब से 1526 तक ये रही, है ना। इसमें कौन कौन से बन रहे हैं आपकी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। मैं लिख दूं एक बार। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये 5 वंशों के बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 5 वंशों के बारे में जो मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी है, और जिनका मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्चस्व रहा। जैसे हुमायूं के बारे में देख रहे हो कि उन्होंने बहादुर शाह को हराकर मालवा पर आधिपत्य जमा लिया था। इसी प्रकार बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। इसी प्रकार हमें कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ना है, जिन्होंने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं
मध्य प्रदेश में अपने सैनिक भेजे, है ना। औरंगजेब के भी बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके नवरत्न यहाँ पर मिले, है ना। बहुत सारी चीजें, उसकी यारी दोस्ती शाहजहां के साथ बहुत चीजें रही, तो इसलिए इनको पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री को ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाता है, तभी आपको चीजें समझ में आती है ना। पढ़ा मैं मैंने पढ़ाया है, तब अच्छे से पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे। तो बटियागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो आप किसका आंसर दें, है ना। बटियागढ़ अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो बटियागढ़ अभिलेख में जो जानकारी मिलती है आपको, तुगलक की मिलती है, खास करके गयासुद्दीन तुगलक की, है ना। तुगलक वंश की मिलती है, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का वंश था, और ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश माना जाता है, तुगलक वंश, है ना। खास करके क्योंकि इसमें बटियागढ़ अभिलेख में ये कहा गया कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की थी? आपकी तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसकी इसलिए हमें जानकारी देखने को मिलती। तो तुलनीफुर जो सागर में स्थित है एक अभिलेख, कौन सा? दुल्लनीफुर। ये ध्यान रखना, ये दुल्लनीफुर, ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो इतनी सारी जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। मुगल वंश यहाँ पे ये 1526 से स्टार्टिंग होगा। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला वंश है ना। गुलाम वंश पहला दिल्ली सल्तनत का वंश है, ध्यान रखना इनकी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिए थे। अगला क्वेश्चन, दिलावर कागोरी का वास्तविक नाम क्या था? दिलावर कागोरी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप सभी के सामने ये अगला क्वेश्चन है। दिलावर कागोरी का वास्तविक नाम क्या था? है ना, हुसैन, खुर्रम, नासिर, गयासुद्दीन। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको सबको अलग अलग पता है कि खुर्रम और किसी का नाम था, है ना। शाहजहां वगैरह का समझ, है ना। नासिर अलग है ना। इसके अलावा गयासुद्दीन अलग है, गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है फिर, है ना, अलग अलग। लेकिन हुसैन जो देखने को मिलता है वो आपको दिलावर का गोरी का वास्तविक नाम मिलता है। और जो मालवा का सल्तनत, जो मालवा सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, मालवा सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिलावर का गोरी को, ध्यान रखना। मालवा सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिलावर का गोरी को। तो ये आप ध्यान रखना, है ना। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, या जो ज्यादा चर्चा में रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन उठा के लाया हूं। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। तो कृपया करके सीरियस ले। मजाक मस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। बाजिद खां किसका वास्तविक नाम था? ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं अब। तो बाजिद खां किसका वास्तविक नाम था? है ना, हुसैन शाह गोरी का, सुजायत खां का, नसीर शाह का, बाज बहादुर का। तो बाजिद खां किसका वास्तविक नाम था? तो ध्यान रखना, यह वास्तविक नाम मिलता है उसी का जिसने रानी रूपमती से प्रेम किया था, है ना। रूपमती के प्रेम के कारण ये मारा गया था, है ना। और ऐसा माना जाता है कि जब रानी रूपमती से इसका प्रेम चल रहा था, है ना, फिर बाद में एक शासक को इसके एहसास हुआ, वो शासक अकबर ही था, जिसे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने प्रेमी जोड़े की हत्या की है। सारंगपुर, सारंगपुर में इनकी समाधि आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? समाधि। समाधि अगर आपको देखने को मिलेगी वो सारंगपुर में मिलेगी। और सारंगपुर आप सभी को पता है कौन सी जगह है, हमारे इधर ही है, वो है राजगढ़। यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो शख्स है आपके बाज बहादुर। बाज बहादुर वही व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए, जो रानी दुर्गावती पर 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन 2 बार ही मुंह की खाता है। इसके बाद वो भैया कहता है कि एक स्त्री से हार गया, मेरे जीवन को धिक्कार है। इसके बाद वो चल जाता है, संगीत प्रेमी हो जाता है। लेकिन अकबर की इस पर नजर पड़ती है, अकबर इसको इस पर आक्रमण करता है। इसके बाद ये हार जाता है, मौत को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसकी प्रेमी को पता चलता है कि नहीं, रूपमती जी को पता चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर की नजर
हरम में शामिल करने के लिए स्त्रियों पर थी, तो वो कहीं ना कहीं रूपमती को भी छुपाना चाहता था। रूपमती इसके प्रेम में आकर आत्महत्या कर लेती है और ये दोनों अमर हो जाते। फिर अकबर को लगता है कि कहीं ना कहीं यार मैंने एक प्रेमी जोड़े को अपना हवस का शिकार बना दिया और मुझे माफी चाहिए, तो फिर वो ही बनवाता है इनकी समाधि। तो ध्यान रखना, बहुत लंबी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर दें। अकबर के नवरत्न, इतिहास में सिर्फ दो ही शासकों के नवरत्न रहे हैं, ध्यान रखना। एक अकबर के रहे हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य के रहे हैं। दो ही, जो प्राचीन काल में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास नवरत्न थे, और मध्य काल में देखा जाए तो अकबर के पास नवरत्न थे, ध्यान रखना। अष्टदिग्गज और अष्टछाप किस किस के पास रहे, सॉरी, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान किस किस के पास रहे, दो चीज, ये आपके पास होमवर्क है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, इसका आंसर देने जो भी दे देगा मान लूंगा हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, है ना। नहीं तो फिर थोड़ी सी अच्छे से पढ़ो चीजों को, चीजें समझ में आएंगी आपको, है ना। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था, ये ध्यान रखना। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में शामिल है और किस जिले में हुआ था, तो ध्यान रखना। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो आप सभी को पता है बीरबल का वास्तविक नाम देखा जाए, वास्तविक नाम देखा जाए तो ये मिलता है आपको महेशदास, है ना। सीधी एक जगह है, जन्म की बात करें तो इसका जन्म देखने को मिलेगा सीधी एक जगह है, और सीधी में जगह है घोघरा, घोघरा गांव। मतलब सीधी जिले के घोघरा गांव में जिसका जन्म होता हो, है ना, वो बीरबल था, है ना। तो जो महान अनुभवी जो व्यक्ति हुए हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने दिए हैं। अरे देखो ना, यहाँ से ही आपके बीरबल जा रहे हैं, यहाँ से ही आपके आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके महान कवि हुए हैं कालिदास, सॉरी, तानसेन, है ना। कालिदास तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, सॉरी, उनके दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त साम्राज्य के थे उनके दरबार में नवरत्न थे, ना। प्राचीन काल में देखा जाए, सॉरी, अरे फ्लो फ्लो में निकल गया, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, ध्यान रखना। ये इतिहास में अकबर के दरबार में मिलते हैं, ये तो अलग बात, अगला अलग अलग कहानी हो गई, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं थे। तो सीधी में मिलता है अकबर का बीरबल था, जो बाद में अफगानों के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है, याद रखना, ना। आगे, किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद रख दिया। सादियाबाद का मतलब होता है खुशियों का शहर। इसका मतलब किसने रखा, दिलावर कागोरी, दिलावर कागोरी, होसन शाह गोरी, मोहम्मद शाह गोरी, गयासुद्दीन खिलजी। तो किसने रखा, आप सभी बताएं, है ना। सादियाबाद का मतलब होता है खुशियों का शहर, खुशियों का शहर। दिलावर कागोरी, होसन शाह गोरी, मोहम्मद शाह गोरी, गयासुद्दीन खिलजी। तो किसने रखा था, आप सभी को पता है खुशियों का शहर, मांडू का मतलब होता है ना। होसन शाह गोरी ने इसका नाम रखा था, जिसका वास्तविक नाम आपको देखने को मिलता है अल्प खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हो चुका है। 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश की किस किले पर आक्रमण किया था, ध्यान रखना। और 1535 में मंदसौर का आक्रमण हुआ था, वो किसने किया था, हुमायूं ने। ये आपको मिलता है शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूरी वो ही है, कुछ समय के लिए ये आपका कहां पर आता है, मुगल काल के अंतर्गत आता है। और ये पहला अफगान होता है जो शेरशाह सूरी वंश, जो शेरशाह सूरी वंश पढ़ते हैं हम, वो इसी के वंश के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं और अकबर के बीच में जो एक वंश रहता है, टाइम पीरियड 5 साल, 5 साल में ये वो काम कर देता है, की नहीं कहता है, इतिहासकार की नहीं कहता है, किस पठान ने 5 साल में वो कर दिया जो अंग्रेज 50 साल में ना कर पाए, है ना।
तो बढ़िया है, इनके बारे में कहा जाता है। तो चंदेरी का किला, रायसेन का किला, कलिंजर का अभियान और ग्वालियर का किला, बहुत महत्वपूर्ण किले दे रखे हैं, सभी किले अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसका आंसर दें। और फिर इसके बाद 1545 में एक जगह और आक्रमण करते हैं, जिसे बोला जाता है आपका कालिंजर अभियान, ये भी ध्यान रख लेना। कालिंजर अभियान मैं आपको एडिशनल, देखो मैं मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए नहीं लाता, एक ही टाइप के क्वेश्चन आप बताओ, मैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन उठा के पूछ लूं कि भैया कलिंजर अभियान किसने किया था, तो शेरशाह सूरी का। मतलब मैं आपको थोड़ी एडिशनल जानकारी इसलिए देता हूँ, 4-5 क्वेश्चनों की सीधी साथ आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवा देता हूँ एक क्वेश्चन में। लेकिन मैं आप चाहूँ तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके लिया हूँ, क्या फायदा, कोई मतलब नहीं उन चीजों। तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना इन्होंने किया था रायसेन के किले पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना, है ना। जब इसके शासक जो थे वो पूरणमल करके एक यहाँ का रूलर था, जिसकी हत्या कर दी थी, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, चंदेरी बाबर जीतता है, ध्यान रखना, मेरनी राय के समय अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया था, ये मिल गया बाबर, ध्यान रखना। 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया था, बाबर के बारे में ध्यान रखना, ये ही मुगल काल का संस्थापक माना जाता है, ध्यान रख लेना। तो मेदिनी राय को, बहादुर शाह को, ग्वालियर के राजा तोमर को, बाज बहादुर, बताओ। देखो इसमें से जो मिलेगा आपको आंसर ये है भैया, जो मेदिनी राय था, है ना, मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। पानी खाना, चांद, घाघरा में 4 आक्रमण होते हैं, आप सभी को पता। चार, पानीपत, चांद, चंदेरी, पानी खाना, खंडवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, 4 युद्ध होते हैं, है ना, बाबर के साथ, ध्यान रखना। उनमें से एक चंदेरी का युद्ध होता है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पानीपत के बाद जो खंडवा का युद्ध होता है, उसमें राणा सांगा का साथ कौन देता है, मेदिनी राय देता है। तो फिर मेदिनी राय जब साथ देता है, तो इसलिए फिर बाबर बाद में जब जीत जाता है ना, उस युद्ध के बाद अगला युद्ध यहीं पे होता है और इस पर आक्रमण कर देता है। चंदेरी में आपको देखने को मिलेगी कट्टी घाटी, है ना। ऐसा माना जाता है कि बाबर जब आक्रमण किया था, तो उसको किले को भेदा नहीं जा सकता था इतनी ऊंचाई पर, इसलिए तो किले के राजा महाराजा जो थे ऊंचाई पर किले बनाते थे कि भैया कर ले आक्रमण, क्या बिगाड़े, ऊपर से चिल्लाते, है ना। लेकिन इसने क्या किया कि रातों रात उसको काट दिया और काट कर ऊपर चढ़ गया। अगर आप चंदेरी जाते हैं तो देखना वो कट्टी घाटी, अगर वो घाटी ना कटती, मेदिनी राय ना मारा जाता, है ना। तो मेदिनी राय था। और सबसे पहले ध्यान रखना कि बाबर ने यहीं पर सबसे पहले जौहर प्रथा देखी, जौहर प्रताप, क्योंकि ये राजपूत शासक था, है ना। यहाँ की जो स्त्रियां थी, उन्होंने कहा कि अब तो देसी दरिंदे टाइप के लोग थे, ये अच्छे नहीं थे, है ना, अच्छे मत समझना। आक्रमण किया और कहीं ना कहीं फिर ये स्त्रियों को नोचते थे, उनका शोषण करते थे, है ना, बहुत बेरहमी से। तो इसलिए उन्होंने फिर जोर कर लिया। जोर एक कुंड, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, आप अच्छे से जानते हैं। अगले क्वेश्चन, धार के किले का निर्माण राजा भोज ने किस नाम से करवाया था, राजा भोज के बारे में 1010 से 1027 तक, है ना, धारा नगरी का राजा, है ना। विद्या और विद्वान दोनों, मतलब कलम टूट गई दोनों की, दोनों मतलब दोनों के लिए निराश्रय हो गया था जब ये मरा था, तब राजा भोज, है ना। पढ़ेंगे राजा भोज के बारे में, लेकिन इसका आंसर दे। भोजोद्यान, लीलोद्यान, बागोद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर देने की कोशिश करें राजा भोज के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ना। आप अगर आंसर देंगे तो मजा आएगा। धार का किला, ये ध्यान रखना, अभी ये चल रहा है, उसका नाम रखा था भैया लीलो उद्यान। लीलो उद्यान है, बान नहीं, उद्यान। लीलो उद्यान रखा था, है ना। 1010 से लेकर 1027 तक बहुत सारे संगीत ग्रंथ है, नव शशांक चरित्र इसका है, बहुत सारी चीजें है ना। युक्ति कल्प तरु, समरांगण, सूत्रधार, ये सभी इसकी रचनाएं, बहुत बहुत बड़ा विद्वान आदमी था ये। इसके बारे में पढ़ेंगे, किस वंश का था ये, परमार वंश का था, है ना। परमार वंश का शासक था राजा, बहुत ध्यान रखना। 1010 से लेकर 1027 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, भगत सिंह बुंदेला,
राजेंद्र प्रताप सिंह, राजा जाटव और रघु जी। तो किसने करवाया था? तो ध्यान रखो, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। छिंदवाड़ा वो ही है, यहाँ पर आपको छिंदवाड़ा के देवगढ़ का किला किसने करवाया था ध्यान रखना। छिंदवाड़ा वो ही है जहां पर पातालकोट मिलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पातालकोट, है ना। पातालकोट ये घोड़े की नाल के आकार, ऊपर से देखोगे तो आप घोड़े के नाल के आकार की जगह है जहां पर विशेष पिछड़ी जनजातियां, मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक पहाड़िया यहाँ पर निवास करती है ना। बेगा, भारिया और शेरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, ध्यान रखना यहीं पे मिलता है। तो किसने बनवाया था ये ध्यान रखना, ये राजा जाटव ने बनवाया था। ये यहाँ का ये गोंड वंश से संबंधित किला है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। वो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन कृपया कर आंसर दें। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? लक्ष्मीकर्ण, कोकल्य, यशकर्ण और नरसिंह। ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हैं लगातार। एमपीपीएससी ने पूछा है, एमपीपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम व्यापम के देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलता है। तो इसका आंसर दें और जल्दी से दें। किसने करवाया भाई? त्रिपुरी के राजा कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा कोकल प्रथम ने की थी भैया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया कि चंदेरी से लगभग 3 या 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेदवा, ध्यान रखना, बेदवा नदी का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, किस ऐतिहासिक पुस्तक में मिलता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबरनामा, हुमायूंनामा, मुंतखब उल तवारीख और बाबरनामा, किस में मिलता है ना। हुमायूंनामा सभी को पता है, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो उनकी बहन थी, उन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो भैया कि ये जो जानकारी मिलती है चंदेरी के बारे में, तो चंदेरी में जो आक्रमण किया था किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑब्वियसली बात है कि तुजुकी बाबरी में, ध्यान रखना इसका पूरा नाम है तुजुक ए बाबरी बुक में। ये कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में, ये भी ध्यान रखना। लैंग्वेज इसकी तुर्की में। तो ध्यान रखना इसमें इसका वर्णन मिलता है, जो बाबर था उनकी आत्मकथा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन है मांडू मोशक शाह का मकबरा, रीवा का कपिल दरवाजा, सापुरा का धारणा और सांची स्तूप। तो देख लो आप, है ना, ताजमहल किसके आधार पर बनवाया गया था? तो ध्यान रखो। आई होप आप पे आंसर क्लिक कर रहा होगा कि ताजमहल भैया, ताजमहल जो है आप सभी को पता है मांडूम बनवाया गया, तो रोशन शाह के मकबरे को देखते हुए ताजमहल का निर्माण किया गया था। मैं आपको एक एडिशनल जानकारी और देता हूँ कि भैया जब ताजमहल बन रहा था, है ना, तो ये बन रहा था आपके बुरहानपुर में, क्योंकि जो आपके शाहजहां जो थे अपनी अपनी बेगम मुमताज महल को लेकर, हालांकि 16-17 बच्चे जन्म हो चुके थे उनके ना, 16वीं थी शायद, 16वें बच्चे को जन्म देते हुए वो बुरहानपुर के जो दर्रा है वहीं पे थी, दक्षिण में आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा, नर्मदा नदी को तो पार ही कर लिया था। इसके बाद क्या होता है कि भैया वो प्रेग्नेंट थी, अच्छी खासी उम्र दराज थी, इतनी सुंदर तो नहीं थी, किताबों में आप देखना तो सुंदरता तो नजर नहीं आती, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो जाती है बच्चे को जन्म देते देते, है ना। जो उनकी बेटी उसके बाद जो उत्पन्न होती है उनकी बेटी, हालांकि उनसे ही उनका संबंध लेते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किताबें पढ़ेंगे, नूर जहां नाम से अगर वो उनकी बुक है ना, उनकी बेटी का नाम आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो वो था, उनकी बेटी से उनका ही फिर संबंध रहता है, क्योंकि वो जो लास्ट बेटी जन्म लेती है वो सेम टू सेम मुमताज महल के जैसी दिखती है ना। तो फिर कहीं ना कहीं जब औरंगजेब उसे बंद करता है, फिर वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो वो दे देता है कि भैया तेरी, उससे बोला जाता है कि तेरी डोली नहीं उठेगी, बस तू यही रहेगी। तो उसके बहुत सारे अफेयर रहते हैं अपने पिता के साथ, तो संबंध थे ही उसके, क्योंकि उसकी पत्नी जैसी
मुमताज महल के जैसी लगती। फिर यहाँ पर बन रहा था, लेकिन राजस्थान से सफेद संगमरमर आ रहा था। सफेद संगमरमर आ रहा था तो भैया अब नर्मदा नदी बीच में पड़ रही थी। राजस्थान से यहाँ सफेद संगमरमर आ रहा है, नर्मदा नदी बीच में पड़ रही, नीचे बुरहानपुर, तो काम नहीं चल रहा था, दिक्कत आ रही थी। तो फिर कहीं जाकर फिर दूसरी लोकेशन जो बनाई गई है ना, वो आपकी आगरा में फिर ताजमहल बनाया गया। लेकिन वास्तविक जो मौत हुई, जो गाड़ा गया, वो यहीं पे था, है ना। तो ताजमहल तो बना दिए, ठीक है, आप भी कुछ बना देना। आगे बढ़ते हैं। ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ, हर एक जानकारी के पीछे की साझा जो है, पहले ताजमहल का बनने वाला था, बुरहानपुर में बनने वाला था, फिर का बना, आगरा में बना, है ना। जो मुमताज महल है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये ध्यान रखना सब चीजें। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपके काम आने वाली चीज है, ये ध्यान रख लेना पहले। मियां मल्हार राग का संबंध किससे है? भैया मियां मल्हार राग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखो, मियां मल्हार राग का संबंध किससे हो सकता है ना। राजा मानसिंह से, तानसेन से, गोश मोहम्मद खान से और अमीर खुसरो से। ये तो पूरे के पूरे संगीतकार है। अमीर खुसरो के बारे में आप सभी जानते हो, है ना। ये बलबन से लेके गैसुद्दीन तक, तुगलक तक लगभग 7 सुल्तानों का इसने शासनकाल देखा। तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। गोश मोहम्मद खान ये तानसेन के गुरु माने जाते थे, है ना। मान सिंह और तानसेन की मान सिंह, मान कोतूहल की जो रचना करता है वही मान सिंह तोमर है। अरे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, मतलब अपने अपने। तानसेन, तानसेन के बारे में आता है। तो भैया तानसेन, मियां मल्हार की रचना तानसेन ने की थी, जो अकबर के नवरत्नों में एक था, है ना। अकबर के नवरत्नों में से एक था, वो कौन था? आपका तानसेन था। इन्होंने मियां का मल्हार, मियां की थोड़ी बहुत सारी चीजों की इन्होंने रचना की थी, तो ध्यान रखना। और ये रीवा नरेश रामचंद्र देव के दरबारी थे, पहले तानसेन। फिर जलाल खां कोर्ची को भेजा गया, वहां से उठवा के बुलाया गया, तो ध्यान रखिए। अरे भैया क्या बताएं तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पर स्थित है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, मतलब अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है आने वाले क्वेश्चन। सांडिया, हांडिया, महेशवर, ग्वालियर कहाँ पर है भैया? अकबर के नवरत्नों में शामिल, देख लो कितने नवरत्न तो यही आ रहे हैं। कहाँ है मुल्ला दो प्याजा की कब्र, है ना, जो हरदा में पड़ता है, हरदा में, ध्यान रखना। तो वो है हांडिया, हांडिया पड़ता है हरदा में। तो हांडी में खा रहे थे, हरदा मतलब हार्ट अटैक आ गया, किसको आ गया? मुल्ला दो प्याजा। हंडिया में दो प्याज खाते खाते हार्ट अटैक आ गया, किसको? मुल्ला दो प्याजा को। मर गया। नो 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 करते, नहीं नहीं मरूंगा, ठीक हो गई। याद कर लो, और क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए, याद चाहिए। चलो, अकबर के नवरत्नों में सब वापिस आ गए यार। चलो कोई बात नहीं। 1737 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? ध्यान रखना, 1737 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राणा कुंभा और महमूद खिलजी, राणा कुंभा और अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा प्रताप और महमूद खिलजी, और महाराणा प्रताप और हेमू। अरे हेमू वही है भैया जो अकबर, अगर कुछ समय के लिए अगर दिल्ली, मतलब दिल्ली पर अगर किसी का शासन था तो वो था हेमू। हेमू ने कब किया था? आपके दिमाग में आया होगा। देखो भैया, क्वेश्चन आया होगा कि मार साहब, हेमू ने दिल्ली पर कब कैसे कब्जा कर लिया? दिल्ली पर इसने कब्जा किया था भैया जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद कुछ समय के लिए एम 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 हो गया था दिल्ली पर हिंदू राजा। अंतिम हिंदू राजा अगर किसी ने शासन किया है दिल्ली पर तो ये था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी 1737 में? तो ध्यान रखो ये सारंगपुर की लड़ाई किस किसके मध्य हुई थी, है ना। ये हुई थी आपकी राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। ऐसा युद्ध था कि भैया इन्होंने 2 बार लड़े, 2 बार युद्ध किया, 2 बार लड़े भैया। एक बार, मतलब ये मान लो कि ये लड़ते रहे, और अंत में भैया राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवा दिया चित्तौड़ में जाके, और महमूद खिलजी ने मांडू में सात मंजिला एक इमारत का निर्माण कर दिया कि मैं जीता। दोनों ने बोला कि मैं जीता, इन्होंने बोला कि मैं जीता। अब जीता कौन, इतिहासकार भी इनमें पूछ रहे हैं, भैया असलियत तो बता दो कौन जीता।
लेकिन अभी तक सच में कोई पता नहीं है। अब थोड़े दिन बाद मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि जीता कौन। लेकिन दो ही दावे करते हैं कि जीता मैं। क्या कर सकते हैं, इतिहास में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, है ना, पीएचडी करूंगा ना, तो मैं ये करूंगा। तुम टेंशन मत लो, आगे बढ़ते। आपके लिए छाड़ के लाऊंगा, टेंशन मत लो, ढूंढ के लाऊंगा आंसर। क्या था भैया? चंदन कटोरा। ध्यान रखना, चंदन कटोरा ओरछा, ओरछा कहाँ है? टीकमगढ़, ये ध्यान रख लेना। क्या है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित गुफा है, भगवान शिव के मंदिर है, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने वाला एक फाउंटेन है, शासकों के लिए एक फूल या बगीचा है। तो क्या है? इसका आंसर दे दिया तो मान लूंगा आपकी हिस्ट्री मतलब बहुत जबरदस्त है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। मतलब ये मान लो कि आपकी बहुत अच्छी। अगर आपने ये इतने अच्छे से हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी तो यकीन मानो आप जिनसे भी पढ़ना है कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात। एक बार चेक योर फैक्ट, क्योंकि पढ़ना तो अच्छे से है ना भाई। और ये वो वाले फैक्ट है जो आए हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है भैया। फाउंटेन मतलब पानी का फव्वारा, जो आसपास आप देखते होंगे कि किसी वहां पर पार्क वगैरह में चारों तरफ पानी निकलता रहता है ना, इस टाइप से। और बीच में बॉल डाल देंगे तो वो नीचे नहीं आती, घूमती रहती है। क्यों होता है? कौन सा फिजिक्स का नियम है? अरे ठीक है यार। तो ये साई निवास की पानी की आपूर्ति करने वाले फाउंटेन, है ना। चंदन कटोरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया था? कृष्णराज ने, होशंग शाह ने, नन्नुक ने, पाकपति मुंजे ने? तो किसने किया? मैंने तो नहीं किया कसम से। आप बता दो, आपने किया तो बता दो, नहीं तो फिर इनमें से बता दो कोई ना कोई। होशंगाबाद शहर वही जिसका नाम बार बार बदला जाता है, होशंगाबाद किया जाता है, कभी नर्मदापुरम किया जाता है। वर्तमान में नर्मदापुरम है, ध्यान रख लेना। होशंगाबाद शहर का वर्तमान नाम नर्मदापुरम है, लेकिन होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया था और होशंगाबाद का संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप आंसर टिक कर देंगे, होशंग शाह। आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हो चुका है। देवी और सज्जनों कृपया आंसर दें। गोल्की मठ का निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूसरा नाम था? अरे सॉरी सॉरी, गोल्की मठ जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन भैया, इससे मतलब इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन। ये बहुत फेवरेट मंदिर है, हल्के में मत लेना। गोल्की मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? गोल्की मठ, इससे पहले क्या नाम था गोल्की मठ का, ये समझ लो। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, राम राजा मंदिर और त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। कंदरिया महादेव मंदिर, ये आप सभी ने सुना होगा, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया मंदिर। और कंदरिया महादेव उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। बहुत अच्छा मंदिर है भैया, बहुत अच्छा। 64 योगिनी मंदिर देख लो। राम राजा मंदिर, ये राजा मधुकर शाही द्वारा बनवाया गया था, जो माथे पर तिलक लगाने के कारण तिलक शाही कहलाते हैं, है ना। उनके सपने में आता है कि भैया तुमने मेरा मंदिर नहीं बनवाया, ये फलानी बात ढिकानी बात। तो फिर उनके सभी उठ के अपनी बीवी को सुनाते हैं कि प्रिय, मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने बोला था कि क्यों राजन, क्या तू मुझे भूल गया है और तू मेरा मंदिर क्यों नहीं बनवा रहा है? तो उसने अपनी प्रिय पत्नी को बताया। प्रिय पत्नी ने बोला महाराज अपन सुबह ही मंदिर बनवाते हैं। तो उनके निवास स्थान पर जो पहला मंदिर बना वो राम राजा मंदिर था। तो ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, ये त्रिपुरी जबलपुर में, ध्यान रख लेना। ध्यान रखना 64 योगिनी मंदिर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 64 योगिनी जो मंदिर है अपने आप में, 64 योगिनी मंदिर ही अपने आप में बहुत बड़ा मंदिर है। जो जबलपुर में से 3 64 योगिनी मंदिर मिलते हैं, एक तो मुरैना में मिलता है शायद, एक आपका ये चंदेलो द्वारा बनवाया गया था खुजराहो, एक आपको मिलता है जबलपुर में। तो ध्यान रख लेना 3 64 योगिनी मंदिर है। और वर्तमान जो पहले का विधानसभा भवन था वो 64 योगिनी मंदिर का कहीं ना कहीं आधारशिला रखकर बनाया गया था, ध्यान रख लेना। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, कितने पैसे नहीं दिए यार तुमने यार, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बालाघाट में लांजी का किला, ध्यान रखना, लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? गोंड, चंदेल, मौर्य और कलचुरी, अपने आप में। आह, तो ध्यान रखो। देखो भैया, गोंड जो था वो महाकुशल क्षेत्र के आसपास था, ध्यान रख लेना।
अगर एमपी का मैप बना, ये आपको लोकेशन याद होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और आपको राजवंश की लोकेशन पता नहीं है तो आपको धिक्कार है हिस्ट्री पढ़ने को, क्योंकि कभी याद नहीं होने वाली। मजाक का विषय नहीं है, सीरियस विषय है ना। याद नहीं होने वाली, ध्यान रखना। महाकौशल क्षेत्र में जो राजवंश था वो था आपका गोंड। ये महाकौशल वाला इलाका है, महाकौशल। पूरी डिटेल यही थोड़ी नहीं दूंगा, यहाँ कौन सा क्या क्या आता था। महाकौशल, चंदेल आप सभी को पता है बुंदेलखंड में रहते थे, चंदेल ये वाला इलाका था। आप ही आंसर दे दोगे। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ अवंती वाला है ना, अवंती विदिशा वाला जो राज क्षेत्र था, मतलब मालवा वाला ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर मौर्यों का पहले शासन हुआ करता था, है ना। जो अशोक आया था उसने फिर विदिशा की राजकुमारी श्रीदेवी से ब्याह किया। अरे ब्याह मतलब शादी, समझ रहे हो, वो वाली मैरिज। अरे कुछ अंग्रेज होंगे, समझ रहे हो। तो वो शादी की थी, इसके बाद वो श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज देता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्तूप मिलते हैं, सांची की स्तूप मिलता है, मामूद गलन, वो चीजें छोड़ो आप, है ना। मोर यहाँ पर था। कलचुरी, ये त्रिपुरी जबलपुर के आसपास था, मतलब त्रिपुरी यहाँ पर ले लो, त्रिपुरी जबलपुर के आसपास था, है ना। जबलपुर वाले इलाके में कलचुरी थे। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि भैया ये कहीं ना कहीं गोंडवंश किस राजवंश से संबंधित था। तो आप सभी को वैसे भी पता चल रहा होगा, जब महाकौशल क्षेत्र में आसपास था तो कहीं ना कहीं किस वंश से होगा। आप सभी को पता है यहाँ पर गोंड वंश है, तो कहीं ना कहीं ये भी बालाघाट में लालजी का किला जो है वो गोंड वंश से ही संबंधित होगा। ये थोड़ा दिमाग लगाओ, हर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, कितने अभी पढ़ लेना, जब तक आपके तुक्के तुक्के समझ रहे हो, कॉमन सेंस से जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन होना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि कोई भी इतना रट नहीं सकता, इतनी दिमाग की मेमोरी नहीं होती। थोड़े दिमाग चलाओ, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो, समझो चीजों को, भावनाओं को। मैं आपका भला ही चाहता हूँ, लेकिन आप मानते नहीं, ये बात वो अलग है। किस राजवंश की राजधानी ओरछा थी, ये ध्यान रखना। ओरछा टीकमगढ़ वाली किस राजवंश की राजधानी थी? भोसलों की, तोमर की, बुंदेलाव की, चंदेलों की। देखो ये किस राजवंश की थी, तो आप इसका आंसर दें। देखो मैं आपको बता दूं, चंदेल तो बेचारे बुंदेलखंड में थे, बुंदेलखंड, है ना। और जिनकी राजधानी देखा जाए तो खजुराहो। ठीक है मार साहब, ये वाला तो अपना नहीं होता है। देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन। तोमर, बुंदेलों के बाद में तोमर। तोमर जो थे वो ग्वालियर के आसपास के थे, ग्वालियर वाले इलाके में तोमर निवास करते थे, ये भी ध्यान रख लेना आप। भोसले, ये नागपुर में थे। तो भैया ये तो महाराष्ट्र वाला इलाका आ गया, इसमें तो हम टिक करेंगे ही नहीं भाई साहब। ठीक है, अगला देखो भाई साहब, देवी और सज्जनों बुंदेला बचे। तो बुंदेला राजवंश की राजधानी जो थी वो ओरछा थी। और इस बुंदेला राजवंश का जो संस्थापक था, ओरछा का जो स्थापना की थी, वो रुद्र प्रताप बुंदेला। 1531 में। ये अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ये तो कॉमन चीज है यार, हर कोई पढ़ता है। अगर आप पे पता नहीं है तो अलग बात। टेक योर नॉलेज। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर, ये देखो ग्वालियर, अभी मैंने बताया था तोमर वंश कहां पर, ग्वालियर। ध्यान रखना कौन सा वंश कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। किसने हराया ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को, किसने हराया था? एक समय था जब इनके पास कोहिनूर हीरा था, जो हुमायूं ने ले लिया था, ध्यान रखना। इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक और संग्राम शाह। तो ध्यान रख सकते हो, अगर आप इतिहास पता है और आप इतिहास अच्छे से पढ़ा है और आपने क्रम पता है, शासक पता है और अच्छे से पढ़ा है, एक स्टोरी के हिसाब से पढ़ा है, यहाँ के पढ़ने के हिसाब से ना पढ़ा हो, तो इतिहास अपने आप में रुचिकर होता है। बहुत शानदार सब्जेक्ट है यार, इतिहास से बड़ा कुछ नहीं, इतिहास इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है जीवन में। इतिहास ही इतिहास है, सब कुछ। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर के विक्रमजीत तोमर, जो आपको पता है कि इब्राहिम लोदी, 1517 याद आ रहा होगा आपको, है ना। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो ध्यान रखना इब्राहिम लोदी ने हराया था 1517 में। और ध्यान रखना 1526 में, क्या 1526 में यही इब्राहिम लोदी, यही इब्राहिम लोदी फिर किसके साथ, विक्रमजीत के साथ मिलकर किससे लड़ता है? ये ध्यान रखना, बाबर से। और इसे ही कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध,
है ना, जिसमें कौन हार जाता है, इब्राहिम लोधी। तो इतिहास ऐसे पढ़ा जाता है, ये लड़ा फिर हारा, किससे जीता, हार जीती तो है इतिहास, क्रम यही तो है ना। ध्यान रखना, शेरशाह सूरी के बारे में तो आप सभी जानते हो कि मुगल काल में आया था, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था यार ना, 1517 में तो ही नहीं सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का था, 1526 से पहले आ गया, है ना। ध्यान रखना, तो इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। आगे बढ़ते, पढ़ोगे तो सब निकलेगा, रटोगे तो भूलोगे, कुछ भी हो। मध्य प्रदेश में किसकी डेथ के बाद मराठों ने आधिपत्य जमा लिया था? भैया मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु हो गई, मध्य प्रदेश में नहीं, ओवरऑल किसकी मृत्यु हो गई थी जब मध्य प्रदेश में आधिपत्य जमा लिया था, किसने, मराठाओं ने। मराठा कहां पर थे, बेसिकली जो महाराष्ट्र वाले इलाके में थे, पुणे महाराष्ट्र वाला जो पूरा इलाका था वो मराठाओं का था। बाद में मराठाओं की विभिन्न शाखा हुई, जैसे भोसले हुए, है ना, गायकवाड़ हुए, सिंधिया हुए, बुंदेला हुए, सॉरी बुंदेला अलग हुए, होलकर हुए, ये सभी थे मराठाई। औरंगजेब, हर्षवर्धन, शाहजहां, जहांगीर। तो बताओ ऐसा कौन सा शासक होगा इतिहास में जिसके मरने के बाद आधिपत्य जमा लिया मराठाओं ने? मराठा उठ रहे हैं, सोचो, तुक्का लगाओ, मराठा आ रहे हैं और एक शासक की मृत्यु हो गई, तो ऐसा शासक कौन होगा जिसकी मृत्यु के बाद मराठा फैल गए? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा अच्छे से तो आप यू आंसर आया हो, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कहीं में। देखो भैया, जहांगीर तो ये चित्रकला का वाला आदमी है कि मैं ऐसा कोई भी चित्र बना दो मेरे सामने, ये मंसूर मंसूर रहता था, है ना, कोई भी चित्र बना दो, किसने आग बनाई है, किसने भोई बनाई है, इसमें जीवन निकल गया, नया का घंटा मंटा बना दिया, है ना, घंटा भी बनवाया था नया के दिन। शाहजहां, ये बेचारा मुमताज महल की याद में ही मर गए, ताजमहल बना गए, स्थापत्य कला का सोनिकाल, चित्रकला का सोनिकाल। हर्षवर्धन तो ये तो भाई बहुत प्राचीन पहुंच गया, हर्षवर्धन तो पुष्प उनके समय मतलब बहुत प्राचीन काल का इंसान है, इसे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बचता है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मराठाओं ने फिर मध्य प्रदेश पर क्या, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ध्यान रख लेना। तो ये था आपका औरंगजेब। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई फिर मराठाओं ने फिर हिल गए। देखा होगा बाजीराव, बाजीराव वाला डायलॉग तो सुना होगा, वो मराठा ही तो थे भैया। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, ध्यान रखना। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसको जाना जाता है ना, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार। अब औरंगजेब मर गया तो भैया कोई तो मराठा सूबेदार बनेगा, प्रथम किसको जाना जाता है, मल्हार राव होलकर। अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, ध्यान रख लेना, मल्हार राव होलकर ने, है ना। वो भोजीराज राव होलकर, खंडेराव होलकर और मालेराव होलकर, ये तो सब वो ये भैया देवी अहिल्याबाई के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, पति कौन है, बेटा कौन है ना, और दादा कौन है, तो उसमें से ही आ जाता है यार। अगर आपने होलकर बस से पढ़ा होगा, देवी अहिल्याबाई, आप तो इंदौर निवासी हैं, देवी अहिल्याबाई के बारे में तो जानते होंगे, तो उसी के बारे में कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, अब सीधी बात है, सीनियर सिटीजन ही रहेगा इसमें। सीनियर सिटीजन कौन है इसमें से, सीनियर सिटीजन कौन है, वो है आपके मल्हार राव होलकर। बाकी तो आप सभी को पता है ना, माले राव, खांडे राव, ना देवी अहिल्याबाई के बारे में पढ़ लेना, कौन पति है कौन बेटा है, ये सीनियर सिटीजन यही थे, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, इतिहास बहुत अच्छा है यार, पढ़ो। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता, मतलब हुमायूं की मदद कर रहा है, सोचो। मध्य प्रदेश के इलाके से निकलकर कोई व्यक्ति केंद्र लेवल, मतलब जैसे स्टेट लेवल का कोई व्यक्ति, जैसे अपनी मुख्यमंत्री है, यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी है, वो पीएम की मदद करे किसी युद्ध में, ऐसा ही काम हो रहा है कि मतलब छोटे से स्टेट का आदमी बड़े लेवल के आदमी की मदद कर रहा है, तो अपने आप में क्वेश्चन बनता है ना। किसने की थी हुमायूं की मदद, किस बघेल शासक ने? अगर आपको पता है बघेल शासक कौन कौन से हैं तो आप आंसर यूं टिक करेंगे, नहीं है तो बेटे रहो माथे से हाथ लगा, ठीक है। रामचंद्र देव, मार्तंड सिंह, वीर सिंह देव और वीर बानु पूरे के पूरे बघेल शासक है। अब तो आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, बघेल शासक। देखो भैया, वो बहुत सारे रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बघेल शासक रहे हैं, है ना। हुमायूं की जो मदद की थी वो थी वीर भानु बघेल ने, है ना। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह सूरी, समझ रहे हो,
मतलब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हो रहा है और मदद कौन कर रहा है हुमायूं की, वो था आपका बीरबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौसा का युद्ध आप सभी को पता है 1539 में हुआ था, 1540 में बिलीग्राम का युद्ध। ध्यान रखना, रामचंद्र देव वही है जिनके दरबार से किसे बुलाया गया था नवरत्न में आपके तानसेन, तानसेन को इनके दरबार से ही ले जाया गया था। तो ये आप ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, तानसेन का मूल नाम क्या था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तानसेन का मूल नाम क्या था। मैंने अभी आपको बताया था कि बीरबल का मूल नाम क्या था। अगर आपको निक नेम पता नहीं है, उनके मूल नाम पता नहीं है, तो पता कर लो, इसमें समझ लो। अगला, रामतनु पांडे, नीलकंठ, महेशदास और अमनदास, तो इनमें से क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर दे, दिमाग की खोपड़ी चलाएं। सब कॉन्शियस माइंड से चीजों को उठाए और कॉन्शियस माइंड में डाले, एक्टिव करें। नहीं हो रहा है तो ध्यान योग करें, ध्यान करो। तो रामतनु पांडे, महेशदास, महेशदास तो भैया बीरबल का नाम है। क्या बात कर रहे हैं हमारे साहब, हमें खुद पता है बीरबल का नाम है ये। अमनदास ये तो अलग ही है, नीलकंठ अलग ही है, सुने ही नहीं हमने। रामतनु पांडे बात करेंगे। रामतनु पांडे जो जिसका नाम था वो था तानसेन। तानसेन के बारे में अगर बात की जाए, बेहद ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, है ना। रामचंद्र देव के दरबारी कवि थे, किसके, रामचंद्र देव, जो रीवा का शासक था। रीवा शासक रामचंद्र देव के दरबारी कवि थे, है ना। जलाल खां कोरची, है ना, तानसेन को कौन उठा ले गया था, जलाल खां, जलाल खां कोरची नाम का व्यक्ति इसे कहा ले गया था, सीधा ले गया अकबर के पास। क्योंकि अकबर ने एक बार इसका गाना गलती से सुन लिया था, तो आदेश जारी कर दिया था कि भैया तानसेन जहां कहीं भी हो हमारे दरबार में प्रस्तुत हो जाए। इन्होंने हालांकि आनाकानी की थी, ये नहीं देना चाह रहे थे। अरे इतने सुंदर और मधुर गायक इंसान को कौन देगा भैया, तुम सोनू निगम को दे दोगे पाकिस्तान, दे दोगे का, ए आर रहमान को दे दोगे का पाकिस्तान को, कि ले जाओ, तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसा ही था, समझो फीलिंग। नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन ताकत, ताकत, पावर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। जब आ जाती है ना तब पता चलता है कितने मजे की चीजें था। उस पर नियंत्रण होना भी सबसे जरूरी है। वैनगंगा, बरदा, पेच नदियों के मध्य कौन सा शहर है, कौन सा मतलब नदियों के मध्य कौन सा गोंड राजवंश है। गोंड राजवंश विभिन्न शाखाओं में बढ़ गया था बाद में, है ना, पढ़ेंगे अच्छा इतिहास। लेकिन ये सभी आपको पता है, वैनगंगा ये सिडनी से, बरदा वहीं से आसपास से, पेच भी छिंदवाड़ा के आसपास से, सिडनी छिंदवाड़ा से। तो ये सभी दक्षिण से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये दक्षिण में बन रहा होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, है ना, छिंदवाड़ा सिडनी के आसपास। गढ़ गढ़ गढ़ा मंडला, केरला, देवगढ़, इनमें से कोई नहीं है, 3 शाखा है गोंड वंश की, है ना। तो आप बताएं इनमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है। इसका आंसर है देवगढ़। और ध्यान रखना इसका आंसर देवगढ़ तो है। इसके जो राजा थे वो थे राजा जाडवा, राजा जाडवा, ये ध्यान रख लेना। और ये जो था वो छिंदवाड़ा में था। ये जो भी लिख रहा हूँ एडिशनल, जो भी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो कृपया कर नोट डाउन कर लें, होशियारी ना दिखाएं, है ना, फिर दिखा ले सिलेक्शन के बाद, अच्छी बात होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। देवी और सज्जनों से निवेदन है, कृपया कर आंसर दे। राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये मैंने अभी अभी कहानी मैंने बताई थी। अगर आंसर नहीं दिया तो समझ लो कि आपका कोई ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, टाइम पास मत करो। मधुकर साहब, प्रेम साहब, वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला। मैंने ये बता चुका हूं कि भैया एक राजा था जिसके सपने में भगवान आए, है ना, भगवान श्री राम आए। उन्होंने अपने प्रियदर्शी, अर्धांगिनी और जो भी है बेटर हाफ को बताया कि मुझे एक सपना आया, ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने अपने घर में, जिस घर में रहते थे, जैसे अपन छोटे छोटे मंदिर बनवाते हैं, उन्होंने बड़ा मंदिर बनवा दिया। जय श्री राम, जैसे योगी योगी जी के राज में बन गया भगवान राम का मंदिर, ऐसे ही बनवा दिया उन्होंने, अपने घर में ही बनवा दिया।
योगी का घर यूपी है ना, वहां पे बनवा दिया, इन्होंने अपने घर में बनवा दिया, छोड़ो वो। तिलक शाही मधुकर साहब के नाम से, यानी तिलक धारण करने के कारण तिलक शाही मधु, मतलब धार्मिक प्रेमी थे, इसलिए सब चीजें। तो इनका नाम था मधुकर साहब। राम राजा मंदिर, राम को राजा के रूप में एक ही जगह पूजा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। वो है आपका ये मधुकर साहब द्वारा जो बनवाया गया था ओरछा टीकमगढ़। एक क्वेश्चन आपका और बच जाता है तो मैं बताता हूं भैया, है ना। वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान, 1564 में, ध्यान रखना, 1564 में गोंडवाना अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? किसने? अकबर ने, है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप टाइप होने में रह गया, है ना, ऑप्शन मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसका ध्यान रखना, अकबर ने 1564 में गोंडवाना अभियान किया था। और यहाँ पे तो गोंडवाना की जो शासिका थी उस समय रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ये वही दुर्गावती जी हैं जिन्होंने बाज बहादुर को 2 बार हराया। लगे तेरी फोटो उठा के पट, फोटो उठा के, बेचारा इतना जलील हुआ कि एक स्त्री से हार गया, बेचारे ने संन्यास ग्रहण कर लिया, संगीत में रम गया। अकबर की नजर पड़ गई उसकी स्त्री पर, सुंदर थी, है ना, समझ रहे हो, वही काम हो गया फिर, है ना। ये हो गया आपका। लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गोंडवाना रानी दुर्गावती थी। इससे पहले, सबसे पहले अकबर ने 1561 में, ये ध्यान रख लेना, फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो आक्रमण किया था मध्य प्रदेश पर, वो ध्यान रख लेना, वो आपका था, है ना, 1561 में मालवा अभियान, मालवा अभियान। ये बाज बहादुर को हराया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। मालवा अभियान था 1561 में, ये बाज बहादुर को हराया गया था। हालांकि इससे पहले, 1561 से पहले बाज बहादुर किससे लड़ चुका था? रानी दुर्गावती के साथ ये कई बार संघर्ष कर चुका था, 2 बार, है ना, 2 ही बार हारा था। इसके अलावा 1601, ये पहला था, ध्यान रख लेना, एक लास्ट याद रख लेना, 1601 ये अंतिम था, इसके जीवन का भी और वैसे भी अंतिम था, क्योंकि 1605 में तो इसकी मौत ही हो जाती है अकबर की, है ना। ये असीरगढ़ बुरहानपुर पर था, असीरगढ़ बुरहानपुर इसका अंतिम सैन्य अभियान था, इसके जीवन के अंतिम सैन्य अभियान था, ये ध्यान रख लेना, है ना। यहाँ का जो शासक था वो ध्यान रख लेना, मीर बहादुर, मीर बहादुर, ये आपको याद होना चाहिए। जिसके अलावा जो गोंडवाना अभियान के समय, जो वहां का, मतलब जिसने रानी दुर्गावती जी को क्या किया था, है ना, रानी दुर्गावती जी के समय जो नेतृत्व किया था इस अभियान का अकबर की तरफ से, उसका नाम था आसफ खान, आसफ खान। इसी इसी व्यक्ति ने कहा था कि एक बहुत सुंदर स्त्री है जो अपने साम्राज्य को चला रही है, गोंडवाना में रहती है ना, अगर आप अपनी हरम में शामिल करेंगे तो वो स्त्री आपके हरम में 4 चांद लगा देगी, है ना। इस टाइप की अकबर की सोच थी, है ना। इसी कारण जब रानी दुर्गावती गोंडवाना में शासन कर रही थी, तब वहां चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन नजर लग गई अकबर की, अकबर ने हरम में शामिल करने के लिए आक्रमण करते, है ना। ये स्वाभिमानी व्यक्तित्व की धनी थी, है ना, अपना प्राणों के बलिदान दे दिए, लेकिन जालिमों के हाथ ना, है ना। ये अपनी देश की धरती है ना। ये अकबर वकबर आते गए चले गए, लेकिन आज भी कुछ पाए जाते हैं लोग जो दूसरी बहनों पर, माँ बहनों पर अपनी नजर, कुदृष्टि गड़ाए रखते हैं, अवच की नजर रखते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं ये होता है कि समाज में एक डरावना चीजें आती हैं, और जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलने में संकोच करती हैं, डरती हैं। तो सभी से निवेदन है कि अच्छे इंसान बनो, पहले अच्छे इंसान बनो, सक्सेस, सफलता तो आसानी से मिल जाती है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इसे प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, तभी तो आप सभी की मर्जी, आपको क्या करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।